अब इसके बाद आता है कि कोशिकांग किन्हें कहते हैं। कोशिकांग, जो कोशिका होती है, जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, तो इस कोशिका के भीतर है, सर कोशिकांग सर जी वो कोशिका में होती है। कोशिका के भीतर जो अंगक पाए जाते हैं, जो उनको कहते हैं कोशिकांग। जैसे कोशिका के भीतर ये केंद्रक हो गया, एक केंद्रक हो गया, क्या क्या चीजें कोशिका के भीतर होती हैं वो सब अभी पढ़ाई जाएंगी। और इसके भीतर क्या है, ये सब एक द्रव्य भरा हुआ है, ये सब क्या है, एक द्रव्य भरा होता है। तो इसके भीतर कई प्रकार के छोटे छोटे अंगक पाए जाते हैं जो विभिन्न कामों को करते हैं, अलग अलग तरह के, कोई लंबे, कोई पतले, कोई गोल अंडाकार, कोई किसी तरह से। कोशिका के भीतर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके सबके नाम अभी बताएंगे बाद में। तो ये सब कहलाते हैं कोशिकांग, और इन्हीं के भीतर सजीव जीवन की क्रियाएं होती हैं। तो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले वे अंग जिनके द्वारा जीवित जीवन की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उनको हम कहते हैं कोशिकांग। कोशिकाओं में पाई जाने वाली सजीव संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का एक अपना विशेष कार्य होता है। हर कोशिकांग अपना अलग अलग कार्य करता है। जैसे एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम है ऊर्जा उत्पन्न करना। एक कोशिकांग है राइबोसोम, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। एक कोशिकांग है केंद्रक, इसका कार्य है कि पूरे कोशिका के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखना। तो ऐसे ही कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं जो अपना अलग अलग काम सबका बटा हुआ है, सब अपने अपना काम करते हैं। तो और इसी कामों के फलस्वरूप ही कोई वस्तु जीवित होती है या जीवन चलता रहता है। तो अगर ये सब काम बंद हो जाएंगे तो फिर जीवन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इनको कहते हैं जीवन की क्रियाएं। तो ऐसी संरचनाएं जिनके भीतर जीवन की क्रियाएं चलती रहती हैं कोशिका के भीतर, इन संरचनाओं को हम कहते हैं कोशिकांग। और इसके अलावा कुछ कोशिका के भीतर निर्जीव पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे द्रव जो है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये सब क्या है, ये सब निर्जीव हैं। प्रोटीन घुला हुआ है, कैल्शियम घुला हुआ है, मिनरल्स पाए जा रहे हैं, विटामिन पाए जा रहे हैं, सब द्रव में, सब उसी कोशिका के द्रव में, जीव द्रव के भीतर सब घुले रहते हैं। तो ये सब निर्जीव चीजें हैं। तो कोशिका के भीतर दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। जो कोशिकांग होते हैं वो सजीव होते हैं, और जो अन्य पदार्थ होते हैं वो सब निर्जीव होते हैं। तो ये सब कोशिका के, इसको कहते हैं कोशिकांग। तो अब कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका की आकृति कैसी होती है। कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, कहीं कहीं पर कोई कोशिका चौकोर होती है, कोई अंडाकार होती है, कोई बहुभुज के आकार की होती है, ये बहुभुज कहलाता है, इसमें बहुत सारी भुजाएं हों। कोई त्रिभुज के आकार की होती है, कोई प्लेट जैसी होती है लंबी लंबी, कोई लंबी छड़ी जैसी होती है। तो अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती हैं। तो ऐसी इन सभी कोशिकाओं का आकार कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग तरह की कोशिकाएं स्थिति और कार्यों के हिसाब से कोशिकाओं का जो आकृति होती है वो अलग अलग होती है। आकृति सभी कोशिकाओं की अलग अलग प्रकार की हो सकती है। और कोशिकाओं का आकार भी बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा तक हो सकता है। इतनी छोटी कोशिका होती है कि बिल्कुल 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन, ये चिन्ह होता है माइक्रोन का। इसका मतलब होता है 10 की घात -6, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग जो होता है वो 1 माइक्रोन कहलाता है। और 1 माइक्रोन का भी 10वां भाग जो होता है वो यही इतना छोटा होता है कि तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। तो ये उसका भी 10वां भाग ये होती है। इतनी छोटी कोशिका होती है, वो कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा लेवी की, 0.1 माइक्रोन की, यानी इतनी छोटी कोशिका भी होती है। और एक सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा जो होता है वो एक कोशिका ही होती है पूरी। जो अंडा होता है, जैसे मुर्गी का अंडा है, किसी भी चिड़िया का अंडा, तो वो अंडा क्या होता है, एक कोशिका ही होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा खूब इतना बड़ा होता है, अच्छा खासा बड़ा होता है, 15 सेंटीमीटर, यानी 6 इंच का लगभग होता है, मान के चलो 15 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है, बड़ा होता है। कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेवी की होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और इसी प्रकार से सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हम लोगों के शरीर में पाई जाती है तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, उनकी लंबाई 1 मीटर तक भी हो सकती है।
1 मीटर से कम भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम 1 मीटर तक लंबी कोशिकाएं हो सकती हैं। तो यानी कोशिकाओं का जो आकार होता है वो कई प्रकार का हो सकता है। सब बहुत इतना भी छोटा हो सकता है कि बिल्कुल दिखे ही ना, और इतना बड़ा हो सकता है कि दिखाई दे। तो कोशिकाएं विभिन्न आकार की हो सकती हैं। कोशिकाओं का आकार प्रकार विभिन्न प्रकार का हो सकता है। कोशिका की संरचना, कोशिका की बनावट कैसी होती है? कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना अगर हम कोशिका को देखें तो उसमें मुख्य रूप से हमको 3 भाग दिखाई देते हैं। एक भाग होता है कोशिका झिल्ली, एक भाग होता है कोशिका झिल्ली, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा भाग होता है इसका कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइटोप्लाज्म। और तीसरा भाग होता है केंद्रक, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियस। तो कोशिका की संरचना में हमको कोशिका के 3 भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक कोशिका झिल्ली, किसी भी कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है बहुत ही पतली झिल्ली का बना होता है, बहुत ही महीन झिल्ली जैसा एक आवरण होता है। इस आवरण को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, या इसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसको दूसरा नाम इसका कोशिका कला भी है, इसके कई नाम हैं। कोशिका झिल्ली कहें या कोशिका कला कहें या प्लाज्मा झिल्ली कहें या सेल मेम्ब्रेन कहें, तो इसके कई नाम हैं अलग अलग। बस ये क्या होता है, एक बहुत महीन सी एक झिल्ली जैसी रचना होती है और इसके भीतर ये सब एक प्रकार का तरल पदार्थ इसके भीतर जो होता है वो भरा रहता है, और इस तरल पदार्थ को कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये जो तरल पदार्थ भरा होता है कहलाता है कोशिका द्रव्य, और इसी में बीच में कहीं पर एक जगह पर एक केंद्रक होता है। तो ये हो गया केंद्रक। तो मुख्य रूप से ये 3 भाग हमको कोशिका में दिखाई देते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिला करके हम कहते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया कि इस कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है, जितना सामान है, वो सब कुछ क्या कहलाएगा, जीव द्रव्य। और इस जीव द्रव्य के 2 भाग हो जाएंगे। एक भाग हिस्सा जो होगा वो केंद्रक के भीतर होगा, और दूसरा जो केंद्रक के बाहर होगा लेकिन कोशिका झिल्ली के भीतर होगा। तो ये सब केंद्रक के बाहर का जितना भी द्रव है ये सब कहलाता है कोशिका द्रव्य, ये सब बाहर वाला। और ये केंद्रक के भीतर जो द्रव्य भरा हुआ है इसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य ये दोनों अलग अलग होते हैं, और लेकिन ये सब मिला करके पूरा ये सब क्या कहलाएगा, जितना कोशिका के भीतर जितना सामान भरा हुआ है वो सब क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीव द्रव्य। यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम जीव द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कोशिका की संरचना में। और पौधों की जो ये कोशिका झिल्ली जो होती है केवल जंतुओं की कोशिका में ही नहीं पाई जाती, पौधों की कोशिका में भी पाई जाती है। जंतुओं और पौधों की कोशिकाएं कई मायनों में अलग अलग होती हैं, लेकिन ये इतना तो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं उनमें इस प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मजबूत आवरण होता है, उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के बाहर चारों ओर एक और आवरण पाया जाता है, इस आवरण को कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं इसको अंग्रेजी में, सेल वॉल। कोशिका की दीवार ये बहुत मजबूत होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। और जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल कोशिका कला या कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। और पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली भी होती है और उसके बाहर की तरफ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ये एक मजबूत, मोटी और सेल्यूलोज की बनी हुई एक दीवार जैसी एक कड़ा आवरण होता है, जिसकी वजह से
कोशिका का एक निश्चित आकार बना रहता है और कोशिका की सुरक्षा होती है। तो ये पौधों की कोशिकाओं में केवल पाई जाती है, जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से कोशिका की संरचना होगी। और इसी कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य है ये बाहर का हिस्सा जो केंद्रक के बाहर है लेकिन इस झिल्ली के अंदर है। केंद्रक तो यहां हो गया कि ये केंद्रक के अंदर का पदार्थ हो गया, और केंद्रक से तो बाहर है ये पदार्थ कोशिका द्रव्य। ये पदार्थ सब जो है ये कहलाता है कोशिका द्रव्य। यानी कोशिका के भीतर पाया जाने वाला वह पदार्थ जो केंद्रक के बाहर हो लेकिन कोशिका झिल्ली के अंदर हो। यानी केंद्रक की झिल्ली जो है ये और कोशिका की जो झिल्ली है इसके बीच में जितना ये सब भरा हुआ है ये सब क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के भीतर जो भरा होता है द्रव उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य में ही विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जो होते हैं, जो सजीव रचनाएं होती हैं, जिनमें जीवन जैविक क्रियाएं होती हैं, वो सभी इन्हीं के भीतर कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। जैसे ये कोई एक अंडाकारी ये पाया जा रहा है, इसको कह देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। गोल गोल से कुछ ये लवक पाए जा सकते हैं, जैसे पौधों की कोशिका अगर होगी तो उसमें लवक पाए जा सकते हैं, या इसमें इस तरीके से लंबी लंबी नली जैसी रचनाएं हो सकती है, इनको गोल्जी काय कहते हैं। तो ये सब तरह तरह के कोशिकांग इसी कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। तो ये सब कोशिकांग कहलाते हैं। तो समझ में आया है सब कोशिका की रचना? अभी डिटेल में आगे भी एक एक चीज को अलग अलग बताया जाएगा। हाँ बताओ, क्या क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, अभी आगे डिटेल में इसको पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पर हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं अभी। अच्छा, फिर इसके बाद आता है दो क्रियाएं होती हैं, तुमको पहले उनको समझ लो जरा। एक क्रिया होती है परासरण की और एक होती है विसरण की। विसरण के बारे में तुम पढ़ चुके हो। विसरण किसे कहते हैं? एक प्रकार के द्रव का दूसरे प्रकार के द्रव में मिल जाने की क्रिया को हम विसरण कहते हैं। विसरण द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है, लेकिन परासरण जो होता है वो केवल द्रव में होता है। एक प्रकार का द्रव दूसरे प्रकार के द्रव में मिल जाने की क्रिया को हम कहते हैं परासरण। लेकिन अगर यही मिलने की क्रिया के बीच में एक, जैसे मान लो ये है, बीच में कोई एक झिल्ली लगा दी जाए, पतली झिल्ली लगा दी जाए जिसमें महीन महीन से छेद होते हैं, और एक तरफ गाढ़ा द्रव भर दिया जाए, एक तरफ गाढ़ा द्रव और एक तरफ पतला द्रव, यानी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। वो चीज गाढ़ी कब होगी? जिसमें पानी की मात्रा कम होगी तो वो चीज गाढ़ी होगी, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी वो चीज पतली होगी। अगर इसको हम किसी एक पतली, हाँ, इसको हम किसी एक पतली झिल्ली से अलग कर दें, यानी इन दोनों के बीच में एक पतली झिल्ली का एक पर्दा लगा दें, तो क्या होगा? हम थोड़े समय देर बाद हम देखेंगे कि इधर से पानी के अणु जो होते हैं वो निकल करके इसमें आने लगते हैं, और धीरे धीरे करके इधर का द्रव जो होता है वो भी धीरे धीरे करके पतला होने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का विसरण है। एक प्रकार का द्रव दूसरे प्रकार के द्रव में फैल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो पानी है, पानी के अणु केवल ही इसमें आएंगे और कोई दूसरे अणु नहीं आएंगे। पानी के अणु जो होंगे वो अधिक, यहाँ पर पानी के अणुओं की संख्या ज्यादा है, इधर पानी के अणुओं की संख्या कम है, तो अधिक संख्या से कम संख्या की ओर पानी के अणु आना शुरू हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण की क्रिया। जैसे तुमने देखा होगा कि जब तुम किशमिश को तुम पानी में डाल देते हो, रात भर के लिए डाल दिया, सुबह उठ के देखते हो तो क्या देखते हो? बताओ। अगर किशमिश को पानी में हमने भिगो के रात में रख दिया तो सुबह तक क्या होगा? बताओ। चने को पानी में डाल दोगे सुबह तक क्या होगा? चना फूल जाएगा। कैसे फूल गया चना? बताओ। चना क्यों फूल गया? क्योंकि सर वो पानी में था, चने के अंदर पानी भर गया। वो चना पानी में था इसलिए फूल गया ना। तो चना फूला कैसे? क्योंकि पानी जो है वो चने के अंदर घुस गया। पानी जो था वो चने के अंदर घुस गया, तभी तो कोई चीज फूलेगी। गुब्बारा फुलाते हो तो गुब्बारा कैसे फूल जाता है? बताओ। ऐसे तुम रख दो गुब्बारा अपने आप फूल जाएगा? नहीं सर, उसमें हवा जाती तब। जब हवा जाएगी उसके अंदर, हवा घुसेगी, हवा भरेगी उसके भीतर, तभी तो गुब्बारा फूलेगा। ऐसे ही चना, हाँ, तो चना कब फूलेगा? जब चना के भीतर पानी जाएगा। जब चने को तुमने पानी में डाला है तो पानी जो होगा वो चने का जो खोल है, जो उसका जो खाल है, चने की ऊपर वाली छिलका है चने का, जो उस छिलके से होकर के पानी जो होता है वो उसके अंदर चला जाता है। ऐसे ही किशमिश होती है। किशमिश को पानी के में जब हम डाल देते हैं तो क्या होता है? सुबह तक वो फूल जाएगी।
अंगूर जैसी दिखाई देने लगी। अंगूर से ही तो किशमिश बनती है। अंगूर से ही तो किशमिश बनती है। सूखा हुआ अंगूर जो होता है उसको हम किशमिश कहते हैं। तो सूखता है जब, तो इसका मतलब उसके भीतर का पानी निकल जाता है, तो उसके भीतर चीनी का गाढ़ा घोल जैसा भरा रह जाता है। तो चीनी का जो गाढ़ा घोल जैसा होता है उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है। जब उसी किशमिश को हम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, पानी जो होता है उसके अंगूर का जो छिलका होता है बाहरी, वो एक झिल्ली का काम करता है। उसमें महीन महीन से छेद होते हैं, तो उन छिद्रों के द्वारा पानी जो होता है वो किशमिश के भीतर घुस जाता है। और जब किशमिश के भीतर पानी भरने लगेगा तो क्या होगा, किशमिश फूल जाएगी। फूल जाएगी ना, फूल जाएगी। यस सर जी, फूल जाएगी, उसमें पानी भर जाएगा। किशमिश के भीतर जब पानी भरेगा तभी तो किशमिश फूलेगी, ऐसे अपने आप फूल जाएगी। और जो जिस किशमिश का छिलका खराब होगा, जिसके भीतर पानी नहीं घुस पाएगा, वो किशमिश नहीं फूलेगी। ठीक है, तो किशमिश क्यों फूल गई, क्योंकि उसके भीतर भी पानी घुस गया। तो ये क्रिया कहलाती है परासरण की क्रिया। ये क्रिया कहलाती है परासरण, क्योंकि इसमें पानी जो जा रहा है वो कहां से जा रहा है, झिल्ली से होकर के जा रहा है। उस झिल्ली के भीतर से होकर के घुस रहा है उसके अंदर, और केवल पानी ही घुसेगा और कोई चीजें जल्दी नहीं घुसेंगी उसके अंदर। तो क्योंकि अंदर पानी की मात्रा कम है और बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है, तुमने अगर कटोरी में पानी भर के डाला है तो कटोरी में पानी तो पानी ही पानी है केवल, उसमें और कोई चीज तो है नहीं। और किशमिश के अंदर क्या है, चीनी का घोल भरा हुआ है, ग्लूकोज का घोल भरा हुआ है एक तरीके से गाढ़ा गाढ़ा, तो उसके भीतर पानी की मात्रा कम है। तो बाहर से जो पानी है, कटोरी में जो पानी भरा हुआ है, वो पानी किशमिश के भीतर प्रवेश करता है। तो इस क्रिया को कहते हैं परासरण की क्रिया। यानी परासरण की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। इधर की तरफ पानी अगर खाली भर दें तो इधर से इधर पानी के अणुओं की संख्या ज्यादा है, यानी पानी की सांद्रता इधर ज्यादा है। जिधर जिस प्रकार के अणुओं की संख्या ज्यादा होती है, इसका मतलब वहां पर उसकी सांद्रता ज्यादा है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन के अणु ज्यादा है तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है। कहीं पर नाइट्रोजन ज्यादा है तो हम कहेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन की सांद्रता ज्यादा है। कहीं पर पानी की मात्रा ज्यादा है तो हम कहेंगे पानी की सांद्रता ज्यादा है। कहीं पर चीनी की मात्रा ज्यादा है तो हम कहेंगे चीनी की सांद्रता ज्यादा है। तो यहाँ पर इधर की तरफ क्या है, खाली हमने पानी भरा है, तो यहाँ पर पानी के ही अणु है केवल, तो यहाँ पर पानी के अणुओं की सांद्रता ज्यादा है। यहाँ पर चीनी का गाढ़ा घोल हमने भर दिया है, तो यहाँ पर गाढ़ा घोल भरा है, इसका मतलब यहाँ पर चीनी की मात्रा ज्यादा है और पानी की मात्रा कम है। तो पानी की सांद्रता इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो जब बीच में एक झिल्ली लगी हुई है तो इस झिल्ली से होकर के क्या होगा, पानी के अणु जो होंगे वो निकल करके इसमें से इसके भीतर आने लगेंगे, इधर से इधर की तरफ आने लगेंगे। तो इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण की क्रिया, क्योंकि यहाँ बीच में झिल्ली लगी हुई है, झिल्ली से केवल पानी के अणु ही आ सकते हैं और कोई अणु नहीं आ सकता। तो ऐसी झिल्ली जिसमें, हाँ, ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य, यानी एक निश्चित आकार के कण ही इसके भीतर से आके गुजर सकते हैं, हर आकार के नहीं। इसको कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है उससे पानी जो होते हैं चले जाते हैं, या कि जो पानी से छोटे होंगे वो चले जाएंगे पानी के अणुओं से। तो एक निश्चित आकार के अणु ही इस झिल्ली से होकर के गुजर सकते हैं। ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे होकर के एक निश्चित आकार के कण ही आर पार आ जा सकते हैं, ऐसी झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य। पारगम्य का मतलब है पूरी तरह से आर पार आया जाया जा सके, कोई भी आ जा चला जाए, तो वो चीज कहलाएगी पारगम्य। और सभी लोग ना आ जा सके, एक निश्चित आकार के लोग ही आ जा सके, तो उसको हम कहेंगे अर्धपारगम्य। तो यहाँ पर झिल्ली जो होती है कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। तो ये हो गया विसरण। हाँ, तो ये हो गया विसरण और परासरण। विसरण की क्रिया में झिल्ली नहीं होगी, अगर सीधे हम ऐसे पानी मिला के रख दे तो अपने आप धीरे करके पानी इसमें मिल जाएगा सब। लेकिन अगर झिल्ली के द्वारा यही क्रिया हो रही तो ये परासरण की क्रिया कहलाएगी। तो जैसे किशमिश फूल गई या चना फूल गया, तो कैसे फूल गया, परासरण की क्रिया के द्वारा फूल गया। ये परासरण की क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है बहि अंतः परासरण, एक होता है अंतः परासरण, और दूसरा होता है बहि परासरण। बहि परासरण, देखो जैसे हमने तुमसे कहा कि किशमिश को अगर हम पानी में रख देते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाती है, यानी पानी किशमिश के अंदर चला जाता है। तो यानी पानी जब बाहर से अंदर जाए किसी चीज के, तो उसको हम कहेंगे अंतः परासरण। जब पानी कहीं से
किसी पदार्थ के अंदर जाए, किसी कोशिका के अंदर जाता है तो हम कहते हैं अंतः परासरण। तो पानी बाहर से कहाँ गया? किशमिश के अंदर चला गया, किशमिश की कोशिकाओं के अंदर चला गया, तो इसका मतलब ये हुई अंतः परासरण की क्रिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, कोई स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब पानी जो है वो किसी कोशिका से बाहर निकल आए, ऐसा भी तो हो सकता है। वो कब होगा? जब कोशिका के भीतर पानी के अणुओं की संख्या ज्यादा हो और बाहर पानी के अणुओं की संख्या कम हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? पानी कोशिका से बाहर निकल आएगा। एक अंगूर देखा है तुमने? अंगूर खाया है कभी? खाया सर जी, खाया है। अंगूर खाया है? अंगूर के भीतर पानी की मात्रा ज्यादा होती है या किशमिश में पानी की मात्रा ज्यादा होती है? बताओ सर जी। अंगूर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अंगूर में पानी ज्यादा होता है। अगर अंगूर को तुम जलेबी वाले जलाव में डाल दो जी, जलेबी का जलाव कैसा होगा? जिसमें जलेबी भिगोई जाती है उसमें क्या होता है? चीनी का गाढ़ा घोल होता है वो। यस सर जी, चाशनी। चीनी का चाशनी जो होती है, चीनी का गाढ़ा घोल ही तो होती है। यानी उसमें पानी कम होता है, चीनी ज्यादा मिलाई जाती है, तभी वो गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार होता है, उसी को हम चाशनी कहते हैं। ठीक, यानी उसमें पानी की मात्रा कम है और उसकी अपेक्षा हम अंगूर के भीतर पानी की मात्रा ज्यादा है ना? जी जी। अंगूर का रस होगा वो पतला होगा, चीनी का घोल गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? अगर अंगूर का रस निकालो तो उसमें पानी ज्यादा निकलेगा, उसमें पानी ज्यादा होगा और चीनी के गाढ़े घोल पानी कम होगा। तो अगर अंगूर को हम उस चाशनी में डाल दें रात भर के लिए तो सुबह तक क्या दिखेगा तुम्हें? कि अंगूर के भीतर का सारा पानी निकल जाएगा, अंगूर जो है वो किशमिश जैसा हो जाएगा। जी जी जी, तो हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंगूर के भीतर पानी की मात्रा ज्यादा थी और बाहर का जो घोल था उसमें पानी की सांद्रता कम थी। अंगूर के भीतर पानी की सांद्रता ज्यादा थी, इस वजह से पानी जो था वो अंगूर से निकल करके बाहर आ गया। घोल पानी निकल करके कहाँ जाएगा? घोल में आ जाएगा। तो इस क्रिया को कहते हैं बहिःपरासरण। इस क्रिया को कहते हैं बहिःपरासरण, यानी बाहर। बहि का मतलब यहाँ पर है बाहर, यानी जब पानी किसी कोशिका से बाहर निकलता है, पानी जब किसी कोशिका से बाहर निकलता है तो ऐसे परासरण को कहते हैं बहिःपरासरण। और जब जल के अणु जो होते हैं वो किसी कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं तो उसको हम कहते हैं अंतःपरासरण। तो ये परासरण की क्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, अंतःपरासरण और बहिःपरासरण। समझ में आई बात ये? जी सर, जी सर, समझ में आ गई। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अब शेष भाग जो है फिर कल पढ़ाएंगे, इसके आगे का हिस्सा। ठीक।